आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अधिकारी से करा रहे हैं जिनके पिता चाहते थे शुरू से कि वो आईएएस बने। पीसीएम लिया जरूर था, आईआईटी भी गए। लोगों का सपना होता है आईआईटी जाना, लेकिन आईआईटी बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि शुरू से सपना था यूपीएससी क्रैक करना। इतने सारे रिकॉर्ड उनके नाम से है, शायद उस पर डिस्कशन में शुरू करूं तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। फिलहाल 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सुब्रत साहू साहब, एसीएस हैं फिलहाल धार्मिक न्यास विभाग के। बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, शुरुआत में केवझर से करूंगा सर, उड़ीसा जहां आपका जन्म हुआ था। सर, थोड़े से बचपन के बारे में, कहाँ स्कूलिंग हुई, पिता क्या करते थे, थोड़ा सा बताएंगे। केवझर उड़ीसा के में है और वहाँ मेरा जन्म हुआ था। स्कूलिंग पूरी उड़ीसा में हुई। जहाँ जहाँ फादर ट्रांसफ़र हुए वहाँ 5-6 जगह स्कूल चेंज हुए। उसके बाद कॉलेज, फिर उस समय +2 11th 12th नहीं होते थे, +2 हुआ करता था, जिसको आजकल हम लोग क्लास 11 और 12 के नाम से जानते हैं। वो मैंने रेवेंशा कॉलेज में साइंस में किया था। और जैसे कि आपने अभी अभी कहा, साइंस पीसीएम इलेक्ट्रॉनिक्स लेने के बाद आईआईटी और आरईसी, उस समय एनआईआईटी नहीं होता था, उसमें भी सक्सेसफुली क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन कभी ज्वाइन नहीं किया। वही था कि फादर के प्रेरणा से यूपीएससी के लिए तैयारी की जाए। आईआईटी लोगों का एक सपना होता है, उस आईआईटी को भी आपने छोड़ दिया सर। लोगों ने कहा नहीं यार क्या कर रहा है, इतनी बढ़िया, आज नहीं तो कल जॉब भी बहुत बढ़िया लग जाएगी, लोग तरसते हैं और तुम आईआईटी छोड़कर जा रहे हो। बिल्कुल जैसे कह रहे हो वैसे ही लोगों ने कहा था। लोगों ने ये भी कहा था कि तुम पागल है क्या सुब्रत, आईआईटी, वो भी आईआईटी खड़गपुर क्वालिफाई करने के बाद ज्वाइन नहीं करना, ये कौन सा अकलमंदी का काम है। लोग मुझे पागल कहते थे, लेकिन वही लोग जब यूपीएससी हो गया तो उन्होंने पागल कहना छोड़ दिया, बोले कि तेरा डिटर्मिनेशन उधर था। हर फील्ड में टॉपर सर, स्टेट लेवल टॉपर, नेशनल टॉपर। मैं वही आपसे बातचीत में पता चला सर, हर जगह 12th में भी 10th में भी। जैसे जैसे आप टॉप करते जाते हैं सर, और जवाबदारी बढ़ते जाती है। हाँ, शायद ये कहा जाए कि एक बार अगर अच्छा कर लो तो वो एक प्रेशर बना रहता है, एक माइलस्टोन बनता है, और साथ में एक प्रेशर बना रहता है कि आप फिर नीचे नहीं आ सकते हो, आपको ऊपर ही ऊपर जाना है। तो उसके लिए प्रेरणा स्रोत तो मदर, फादर, पेरेंट्स रहते ही हैं मेरे साथ। मेरे कुछ टीचर्स भी अच्छे मिल गए थे जिन्होंने इस बारे में बहुत कुछ मेरे उत्साहवर्धन करने के लिए, मेरे को प्रेरित करने के लिए बहुत काम किया। उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ और उनकी शुक्रिया भी मैं, एक ग्रेटिट्यूड उनकी तरफ भी है। उनके बिना तो जो जिस मुकाम पे पहुँचा हूँ शायद संभव ही नहीं होता। डीयू में सर जो टॉप करता था, 2nd डिवीजन के आसपास मार्क्स आते थे उस समय। 20 साल बाद डीयू ने 60+ मार्क्स देखे सुब्रत साहू के तौर पर। आज भी वो समय याद आता है सर, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं आप। ज़रूर याद आता है। ये कुछ सुनहरे पल हैं जो कि हमेशा याद रहेंगे। उस समय आज की तुलना में तो एक ज़माना बीत गया, लेकिन उस समय 60%, मतलब 1st डिवीज़न दिल्ली यूनिवर्सिटी में जनरली मिलता ही नहीं था। मतलब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के टॉपर्स होते थे वो 2nd डिवीज़न में ही रहते थे, 60% से कम में रहते थे। इसलिए कोई अगर 60, जैसे मेरा 60.23% हुआ, तो उसने में लोग मैंने एक शुरू कर देते कि अरे कैसा हुआ, क्या हुआ, तो टिप्स दो, इस टाइप की चीज़ें शुरू हो जाती। प्लस मैं हॉस्टल में रहता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ का भी माहौल एक अलग होता था कि वहाँ पे लोग जो है आपको एक ओहदा, ऑलरेडी एक ओहदा चढ़ा देते थे कि अब बेटा तो बहुत आगे बढ़ गया है, इतना तो कोई नहीं करता है, तो क्या खाता है, क्या पीता है। मैंने कहा मैं खाता तो ज़रूर हूँ, पीने की बात तो छोड़ दो, मैं पीता ही नहीं हूँ। लेकिन बोले कि उसके बिना कैसे, बिना चरस गांजे, इस टाइप का जो कि जनरल माहौल वहाँ एक्सेप्टेड था, उस समय भी एक्सेप्टेड था। तो कैसे ये सब कर लेते हो, कैसे अपना कूल बनाए रखते हो, कैसे जो आजकल कहते हैं ना चिल ब्रो, वो वाला तुम लोग कैसे मेंटेन करते थे। खैर मेरा उस समय भी सही, मैंने सही मानता था। आज भी मैं, जो यंगर जनरेशन है उनके लिए भी वही कहना चाहूँगा कि आपको कुछ हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए केवल डिटर्मिनेशन और एक पर्सनल एफर्ट, इसकी ज़रूरत होती है। ये जो मादक द्रव्य हो गया, नशा है, दारू है या सिगरेट्स है, ये सब मन को बहलाने वाले या कुछ एक्सटर्नल चीज़ें, मैंने आप खुद अपने को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसलिए आप कोई एक्सटर्नल चीज़ों को आप लाते हो अपने शरीर में कंट्रोल कराने के लिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर में एक
कोऑर्डिनेशन, एक डिटर्मिनेशन, एक सहन करने की शक्ति है। तो आपको ये सब चीज़ों की, आर्टिफिशियल चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मन को काम रखिए, हो जाए। पहला ही अटेम्प्ट आपने क्लियर किया सर, 92 बैच के आप आईएएस बने सर। लोग अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते नहीं होता, कई लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। ठीक है, आपके समय सिलेबस कुछ और होगा, आज का पैटर्न कुछ अलग है, मेहनत और डेडिकेशन तो वही है सर। किस तरह से तैयारी करनी चाहिए जो यूपीएससी के लिए फाइट करते हैं सर? पैटर्न्स तो बदलते रहते हैं, हर 5-10 साल में एक बार पैटर्न बदल जाता है। वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि मेहनत, लगन, एक डिटर्मिनेशन, एक गाइडेंस और सही तरीके से पढ़ना। हाँ, थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी है, लेकिन वो कम है और आपकी मेहनत जो है ज़्यादा है। सही अप्रोच पकड़ने के लिए या उस रास्ते को पकड़ने के लिए आपको जहाँ जहाँ से गाइडेंस या काउंसलिंग चाहिए वो ले लें। कई लोग मुझे ये भी आज भी पूछते हैं कि क्या आपने कोई वो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स या कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था? मैंने नहीं किया था। ये अपनी पर्सनल रुचि के ऊपर है, पर्सनल एटीट्यूड के ऊपर है। कुछ लोग कंबाइंड क्लासेस में अच्छा पढ़ते हैं, इंडिविजुअली नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ लोग इंडिविजुअली अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ग्रुप में बैठेंगे तो उनकी आउटपुट कम हो जाती है। तो ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है और मेरा मानना है कि जो भी यूपीएससी को अटेम्प्ट दे रहा है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, पहले तो अपने खुद को वो पहचान करना चाहिए कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। दूसरा बोल रहा है ये अच्छा रहेगा, उसको न मानते हुए खुद पहले इंट्रोस्पेक्शन में जाएं और ये सोच लें या फाइनल करें कि मुझे इस तरीके से करना है। मैं बेटर सिंगल प्रिपरेशन में कर सकता हूँ या ग्रुप स्टडीज़ में कर सकता हूँ, कोचिंग के साथ कर सकता हूँ या बिना कोचिंग के साथ कर सकता हूँ। उसके बाद फिर तैयारी शुरू करें। बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। कभी भी बहकावे में आके कोई तरीका अपना लेना कोई अच्छी बात नहीं है। आप जब आईएएस सेलेक्ट हुए सर, उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा छत्तीसगढ़ होता था सर। पहली पोस्टिंग जबलपुर, कैसा रहा सर? क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अब तो खैर 23 साल का अंतर हो गया है सर, लेकिन उस समय तो एक ही स्टेट हुआ करता था सर। जबलपुर के एक्सपीरियंस सदैव याद रहेगा, क्योंकि नौकरी की पहली ट्रेनिंग के तुरंत बाद मसूरी से हम जब लैंड करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए आते हैं। मैदानी एक्सपीरियंस पहली बार हुआ जबलपुर में। जबलपुर उस समय, आजकल तो बहुत शांत हो गया है बताते हैं, लेकिन उस समय वो शहर ही बड़ा तकलीफदायक शहर एक तरीके से था। गुंडागर्दी और कम्युनल टेंशन्स हमेशा बने रहते थे। मुझे याद है सर बहुत अच्छे से कि स्टेशन में गाड़ी रुकती थी तो ये कहते थे सुबह का इंतजार करो, फिर स्टेशन से बाहर जाना। बहुत ये थी वहाँ पे, वो पुराना पिंडारी कल्चर, वो जो ठगी कल्चर वाला था, प्लस कम्युनल टेंशन हमेशा था। और मैं जब उस समय पहुंचा था 93 में, तो 92 में बाबरी मस्जिद का वो ढांचा ढहा गया था, तो उस समय कम्युनल टेंशन्स बहुत ज़्यादा थे। पहले उसका फर्स्ट एनिवर्सरी था, तो हम लोगों को जिला प्रशासन की ओर से पूरा लॉ एंड ऑर्डर में झोंका गया था लिटरली। हमारी पहली एक्सपीरियंस पुलिस फायरिंग और ये कानून व्यवस्था बनाने के लिए गोली चलाने की पहला तजुर्बा वहीं पे हुआ, लाठी चार्ज का पहला तजुर्बा वहीं पे हुआ। ये सब आगे चल के काम आता है कि आपको कैसे एक ऑफिसर, स्ट्रांग ऑफिसर बनना है, क्या चीज़ें देखनी है, किसको अनदेखी करनी है, क्या क्या सबक लेना है। ये मैंने जब तक बच्चे को पानी में नहीं फेंका जाए तब तक पानी क्या होता है और उसका खतरा क्या होता है, तैरना कैसे जल्दी सीखना है, ये सब चीज़ें तो थियोरिटिकली क्लासरूम में तो नहीं बताया जा सकता। किसी भी आईएएस अधिकारी के लिए सर पहला जिला जहां वो कलेक्टर बन के जाता है उसका पहला प्यार होता है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि उसके लिए सबसे प्रिय जिला होता है, क्योंकि पहला जिला एज अ कलेक्टर वो जाता है। धमतरी पहला जिला आपको मिला सर। धमतरी कुछ ऐसी यादें जो आज भी याद आती हैं? जी हाँ, धमतरी मेरे लिए बहुत मेमोरेबल टेन्योर 1.5 साल के आसपास रहा। जिला बहुत शांत, लोग भी वहाँ के बहुत शांत स्वभाव के हैं। मुझे याद है मेरे एक नेचर है कि मैं किसी को हेल्प करता हूँ या किसी को, जो कॉमन मैन को अगर कुछ किसी के लिए कुछ मदद कर सकता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, एक सेटिस्फेक्शन होता है। सरकारी कामकाज तो होते रहते हैं ऑफिस में बैठ के। मुझे अभी भी याद है कि मैं जिस दिन फेयरवेल ले रहा था, धमतरी से मेरा ट्रांसफ़र कलेक्टर सरगुजा के, अविभाजित सरगुजा के लिए उस समय हुआ था,
तो मेरे फेयरवेल शाम को हो रही थी, और फेयरवेल में जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं वो सब होने के बाद जब मैं निकलने लगा था, एक छोटी सी क्लास 10 में एक लड़की काफ़ी पुअर दिख रही थी, मतलब ऐसा कोई संपन्न परिवार का नहीं लग रही थी। वो एक छोटी सी पेन लेके मेरे सामने ऐसे खड़ी हो गई, सर मैं आपको ये बस इतना धन्यवाद देने के लिए आई थी। तो मैंने, क्या बात है, किस चीज़ का धन्यवाद? मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा कुछ दे नहीं सकती हूँ, लेकिन ये पेन बस इतना ही दे सकते हो, इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। उसकी माँ भी खड़ी थी शायद पीछे, तो उसने फिर अपनी कहानी बताई और रो दी। मैंने कहा रो मत बेटा, क्या हो गया बताओ। नहीं नहीं, आपने अभी एक दो चार महीने पहले एक गांव आप गए थे, तो उस मेरे गांव में आए थे। उसने गांव का भी नाम बताया, और वहाँ आपको किसी ने कहा कि एक बच्चा बीमार है, तो उसके लिए कोई डॉक्टर आ नहीं रहा है, और गांव में हॉस्पिटल डॉक्टर्स आते नहीं थे, डॉक्टरों की कमी भी थी। तो आपने किसी सरकारी अधिकारी को बुला के उनकी जीप में आपने वो मेरा भाई था तो आपने उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया, उसके इलाज भी कराया, आपने फ़ोन किया डॉक्टर आपके कहने पे, डॉक्टर ने उसका अच्छे से इलाज किया, वो ठीक भी हुआ। मैं केवल उसी के लिए आपको शुक्रिया, मैं और मेरी माँ आई हैं, तो आपको शुक्रिया अदा करने के लिए हम आए हैं। बस ये पेन एक तोहफा स्वरूप मेरी तरफ से। तो वो रो पड़ी और मेरे पैर भी छुई। मैंने कहा पैर छूने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक आत्मीयता या एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ ठीक है, हम जो करते हैं एज एन IAS ऑफिसर, एज कलेक्टर, बहुत कुछ तो रूटीन टाइप का होता है, लेकिन अगर किसी के दिल में या किसी के मन में अगर एक सेटिस्फेक्शन, एक हेल्प करने का एक सेटिस्फेक्शन होता है, उससे बड़ी चीज़ कोई संतोष ज़िंदगी में नहीं होती है। डिबेट के बहुत शौकीन है सर आप, क्यूजिंग के बहुत शौकीन हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं आप, बुक्स लिखा है आपने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको याद होगा 2009 से 2015 के बीच में जब भी हम पिक्चर देखने जाते थे या थिएटर जाते थे, मल्टीप्लेक्स जाते थे, तो वहां पिक्चर शुरू होने के पहले नेशनल एंथम बजता था। वो आज भी याद आता है सर, उसकी संकल्पना आपने की थी सर? जी हाँ, मैं उस समय टूरिज्म कल्चर डिपार्टमेंट में था, तो दिमाग में आया था कि इसको एक किया जाए कुछ अलग तरीके से। तो उस समय भी शासन प्रशासन से सहयोग लेते हुए जितने भी छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार थे, जाने माने कलाकार थे, उन लोगों के साथ मिलके एक नेशनल एंथम जनगण मन के ऊपर आधारित एक छत्तीसगढ़ के जितने पर्यटन स्थल थे उनको प्रमोट करने के हिसाब से हमने एक कोशिश की थी। वो चला था लगभग 5 साल, थिएटर्स में चला भी था। हर मूवी स्क्रीनिंग से ठीक पहले उसको चलाते थे, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि सर रामायण एंड साइंस, महाभारत एंड साइंस, इसमें किताब आपने लिखी है सर उड़िया भाषा में। मुझे नहीं लगता बहुत लोगों को पता होगा सर, ये इसके लिखने के पीछे का क्या उद्देश्य सर? या लगता था शुरू से कि राइटिंग में भी आगे बढ़ना? मेरा राइटिंग में तो इंटरेस्ट था ही। मैं पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस, मतलब विज्ञान का जो पॉपुलराइजेशन के लिए आर्टिकल्स वगैरह में पहले लिखता भी था, साइंस फिक्शन के लिए लिखता था। और ये जो महाभारत और रामायण में जो हम कहानियाँ सुनते हैं, जो मिथोलॉजिकल कहानियाँ सुनते हैं, मैं जब स्कूल कॉलेज में था तब से मैंने ये शुरू किया था कि वहाँ पे उड़िया एक मैगज़ीन होती थी, मंथली पब्लिकेशन होता था, उसमें हर महीने एक छोटा सा स्टोरी, और उस स्टोरी में साइंस का क्या एलिमेंट है, रामायण का हो या महाभारत का हो, उसके ऊपर एक छोटा सा टिप्पणी कुछ शेयर करना चाहिए सर उस पर एक आध? जैसे मान लीजिए रामायण में श्रवण कुमार की कहानी है, आप जानते ही होंगे, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन उसमें श्रवण कुमार मरता है क्योंकि राजा ने उसको एक उसकी आवाज़ को सुन के बाण चलाया था। तो ये हमारे आज के दिन में जो हीट सीकिंग या जो इंफ्रारेड सीकिंग मिसाइल्स हैं उसी टाइप के हैं। मतलब बाण अपनी जगह है, उसमें सेंसर लगा हुआ है, आवाज़ को पहचान के या हीट सिग्नेचर को पहचान के वो अपना लक्ष्य तक पहुंच जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो इस टाइप के पैरेलल्स खींचते हुए थोड़ा विज्ञान और कल्पना दोनों के बीच में एक छोटा सा सेतु बनाने की कोशिश की थी। तो उसके ऊपर भी मैंने किताब, हालांकि वो उड़िया में है, उसको मैंने लिखा था।
सर दर्शक जो देख रहे हैं उनको ये भी नहीं पता हो कि फिल्मों की स्क्रिप्टिंग भी आप करते हैं सर। माय क्लाइंट्स वाइफ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हाँ, उसकी जो बेस स्टोरी है, जो आइडिया है, वो ऐसे ही बैठे बैठे किसी जगह हम लोग बैठे थे एक फिल्म डायरेक्टर के साथ, तो उसको अच्छा लगा तो उसने वो आइडिया ले लिया और उस पिक्चर भी बन गई, पिक्चर रिलीज भी हो गई। अब उससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं वो दर्शकों के ऊपर है, वो पिक्चर के बारे में अपना टिप्पणी या कुछ, लेकिन वो हट के है। इट इज़ नॉट ए नॉर्मल कमर्शियल स्टोरी लाइन। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात थी सर, जब भारत निर्वाचन आयोग में थे, प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था बेस्ट सीईओ के लिए। ये बेस्ट सीईओ के लिए मिला था। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मेरे ख्याल से मैंने इस अवार्ड पहली बार मुझे ही मिला था। शांतिपूर्ण और सबसे बिना बाधा का, बिना विघ्न का चुनाव कराने के लिए पहला रिकॉग्निशन आया था। कोशिश यही रहती है कि इंसिडेंट फ्री, वायलेंस फ्री और इम्पार्शियल फेयर इलेक्शंस हो जाएं। जो हमारे जो कर्मचारी जो काम करते हैं उनके लिए भी सहूलियतें, सुविधाएं बरकरार बनी रहे, उनके मन में कॉन्फिडेंस रहे। जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारे जो कठिन क्षेत्रों में जाते हैं उनके पास भी आवश्यक सुविधाएं और जो बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस वो रहें। ये सब चीज़ों की प्लानिंग ये अलग अलग लेवल, एक अलग पैमाने पे चलता है। इसका कंपैरिजन किसी सामान्य डिपार्टमेंट के साथ नहीं किया जा सकता है। 1, 2, 3 गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड है सर, एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है सर। हमने कभी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए नहीं किया था, हमने तो एक मिसाल कायम करने के लिए किया था। जब मैं महिला बाल विकास विभाग का सचिव था तो उस समय सबसे अधिक शादियां कराने के लिए और सबसे अधिक लोगों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन, एडोलेसेंट गर्ल्स को उनको संदेश देने के लिए वो किया था। हाल ही में अभी जब मैं पर्यावरण संरक्षण मंडल में था तो हमने एक दिन में 5.5 लाख हिट्स केवल पर्यावरण संरक्षण के संदेश को देके, वो भी एक रिकॉर्ड जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उसको सराहा है। तो रिकॉर्ड्स अपने आप में बन जाते हैं, हम तो खाली कोशिश करते हैं कि एक पहचान बने, एक अच्छा काम हो और लोगों की नज़र में आए कि काम भी अच्छा हो रहा है और उनके फायदे के लिए हो रहा है। ये हमारा मकसद है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आप रहे सर, सेक्रेटरीज रहे, अभी एसीएस रहे, सीएम साहब के भी आप एसीएस रहे सर। अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपने देखा, होम डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स की तासीर बहुत अलग अलग होती है और एक जगह एग्जीक्यूशन जब आप सीएम सेक्रेटरीट में रहते हैं। अभी धार्मिक न्यास आप देख रहे हैं सर, और इस सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है रामलला दर्शन। इस बार तो दर्शन के लिए जाएंगे ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से। जो उत्तरी क्षेत्र में है उनको बस के माध्यम से भेजा जा रहा है। तो लोगों को एक जो पैन इंडिया एक जोश है, उस जोश का हिस्सा बनने के लिए भी एक मौका छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिया जा रहा है। उसका भी मेरे ख्याल से लोगों को आनंद भी लेना चाहिए और उसका एक हिस्सा भी बनना चाहिए। सर मैडम के बारे में कुछ बताएंगे सर, कैसे जान पहचान हुई, कैसे? क्योंकि मैंने सुना है अधिकतर आईएएस या तो आईएएस चुनता है, आईपीएस चुनता है, या मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर चुनता है सर। मैंने सुना कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं था आपके साथ। नहीं, हमारी अरेंज मैरिज थी, वो भी उड़ीसा के ही हैं। अरेंज मैरिज थी। हम लोग पहली बार मिले जब पेरेंट्स ने कहा कि हाँ मिल लो बेटा उस समय के एटीट्यूड्स, ख्यालात, ये सब एक अलग पैटर्न पे चलते थे। क्योंकि सर घर में पत्नी का बहुत बड़ा रोल रहता है सर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप रहते हैं, अलग वर्क प्रेशर रहता है। कुछ मैडम के बारे में बताना चाहें? हाँ, सही कह रहे हैं कि वर्क प्रेशर्स बहुत रहते हैं। इसमें पत्नी का जो योगदान है वो डेफिनेटली बहुत मायने रखता है। वो सपोर्टिव हो तो आपके लिए भी काफ़ी कारगर साबित होता है। और मेरे केस में आई एम वेरी लकी कि उन्होंने हमेशा साथ भी दिया है। क्राइसिस पीरियड, ऊपर नीचे जब भी कैरियर ग्राफ्स चलते हैं तो उसमें काफ़ी मैंने साइकोलॉजिकल, मोरल
फैमिली सपोर्ट, मुझे कभी वो चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्या मैंने फैमिली का प्रेशर्स अलग से आएंगे या इसको देखना है। मुझे करियर पे फोकस करने का पूरा अवसर मिला, उन्होंने फैमिली पूरी संभाल ली। कविता लिखने का भी बहुत शौकीन है सर, तो प्रेरणा मैडम ही थी या प्रेरणा पहले से थी सर? मुझे लिखने का शौक है, उसमें शॉर्ट स्टोरीज भी हैं, साइंस फिक्शन भी है, पोइट्री भी है। जनरली इंग्लिश में ही लिखता हूँ, मेरा हिंदी और उसमें तो पोइट्रीज नहीं है। अब एक एम्बिशन है कि उसको भी कभी पब्लिकेशन में लिया जाएगा, होपफुली जल्दी हो जाएगा। पिता उड़ीसा में चीफ सेक्रेटरी रहे हैं सर, और चाहते थे शुरू से कि आप आईएएस बने सर। बने होंगे निश्चित तौर पर, सबसे ज्यादा खुश वही हुए होंगे सर। आज भी कोई बात याद आती है उनकी सर, जब बैठते हैं अकेले में, कि उन्होंने ये बात कही थी, आज भी उस बात पे मुझे कायम रहना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए? फादर ने स्टार्टिंग में ही जब नौकरी में आया था तब उन्होंने बिल्कुल क्लियरली यही कहा था कि नसीहत कह लो, सीख कह लो, जो भी कह लो, यही कहते कि बेटा तुमको इस नौकरी में आ तो गए हो, लेकिन तुमको एक अपनी लक्ष्मण रेखा हर जगह रखनी पड़ेगी। और वो लक्ष्मण रेखा ऐसी होनी चाहिए कि एथिकली, मोरली, फंक्शनली, एफिशिएंसी वाइज तुमको सब जगह वो मदद करे। और एक बार उस लक्ष्मण रेखा को उस पार चले गए, वापस आना बहुत मुश्किल होता है। वो अपने तजुर्बे से बोल रहे थे, लेकिन आज 30 साल आगे चल के मुझे लगता है बिल्कुल सही बोल रहे थे। अब उसकी अहमियत और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो अब समझ में आ रहा है। यूपीएससी जो नए जो बैच सेलेक्ट होता है सर, नए नए जॉब में आते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? नौकरी कैरियर जिंदगी नहीं होती है। कुछ लोग इसको पूरी जिंदगी बना लेते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। मुझे तो यही कहना है कि एक कुछ दूसरा इंटरेस्ट होना भी चाहिए। हॉबीज रख लें, कोई शौक हो, कुछ हो, जो भी हो, जैसे भी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे लिटरेरी एक्टिविटीज हो, चाहे आपका मूवी मेकिंग या मूवी रीडिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, रखना चाहिए। 2 फायदे हैं उसके। एक तो आपको एकदम एक संकीर्ण विचारधारा से बचाएगा। जो अगर आप अकेले खाली नौकरी को ही देखते हैं तो विचारधारा हमेशा संकीर्ण हो जाता है, आपको बाकी दुनिया दिखती नहीं है। और दूसरा है, दीज एक्ट एज वेरी गुड डी स्ट्रेसर्स। मतलब जब आपको ज़्यादा स्ट्रेस लगे तो आप अपने हॉबीज़ पे ध्यान दे दो तो बहुत सारा लोड हल्का हो जाता है। आपने अच्छी नॉवेल पढ़ ली या अच्छी मूवीज़ देख लिए या म्यूज़िक में आपने ध्यान दिया, पेंटिंग अगर शौक है तो पेंटिंग कर लिया, तो उससे आपका मन बहुत रिलैक्स हो जाता है। ये एक नौकरी ऐसी है कि विथ टाइम आपका बीपी तो बढ़ना ही है, स्ट्रेस तो होना ही है। अधिकांश लोग शुगर या दूसरे किसी बीमारी के विक्टिम्स तो बनेंगे ही बनेंगे। ये सब मैंने, दिस मस्ट बी एक्सेप्टेड, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेप्टेंस के साथ आप कुछ और कर लोगे ताकि थोड़ा सा इसका इफेक्ट जो है आपके शरीर पे कम हो, आपका दिमाग का बोझ, स्ट्रेस कम हो, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुना आपने सुब्रत साहू साहब का बहुत साफ तौर पर कहना है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत साफ उन्होंने किया कि आप जिस पे कंफर्टेबल हैं वो आप करिए। कोई दूसरा ग्रुप स्टडी करता है तो मैं भी करूं, कोई दूसरा अकेला पढ़ता है तो मैं भी नहीं। आपको जो पसंद है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप वो करिए और सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, लेकिन उसको ठीक से करिए। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।